हाय एवरीवन। आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम अगर बात करें किसी भी स्टेट के टैट की, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी स्टेट हो तो उसमें एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता ही है इस टॉपिक से। तो जनरली अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक अपने एच पी टैट के एग्ज़ाम की, तो एच पी टैट मेडिकल हो या फिर नॉन मेडिकल, तो दोनों में हमारे पास इस टॉपिक से अगर मैं बात करूँ मेडिकल, तो मेडिकल में ये जो टॉपिक है इसकी काफ़ी वेटेज है। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे पास। इवन कि पहले जो होता था हमारे पास इसका ट्रेंड क्वेश्चंस का, उसमें था कि कैसे अरेंज किया गया, मतलब ट्रेंड्स के रिलेटेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन, इंथैल्पी, मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इन सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आता था। मतलब रिसेंटली जो 2 इयर्स की बात करूँ मैं, तो उसमें चाहे मेडिकल का पेपर हो या नॉन मेडिकल का पेपर हो, तो उसमें क्वेश्चन अब देखने को मिल रहा है कि कैसे इस पीरियोडिक टेबल को बनाया गया था और कौन कौन से साइंटिस्ट हैं उनकी थ्योरी को लेकर, मतलब पीरियोडिक टेबल बना था, और उन थ्योरीज पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने की ट्राई जिन्होंने करी थी, तो वो थे हमारे पास डॉबेराइनर। तो उनकी थ्योरी को नाम दिया गया था डॉबेराइनर ट्राइड्स। ठीक है, जब ये थ्योरी लेके आए थे तो हमारे पास उस टाइम 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो इनकी थ्योरी का नाम था डॉबेराइनर ट्राइड्स। तो जो ट्राइड्स है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो ट्राई मीन्स 3। तो मतलब कि इन्होंने थ्री एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया था। अब इन्होंने थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप तो बना लिया, तो इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया था? दैट इज़ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटोमिक मासेस। तो इन अटोमिक मासेस पे इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, राइट। सो इनकी स्टेटमेंट क्या थी? तो जैसे हमारे पास ये ट्राइड 1, तो इसमें है लिथियम, सोडियम एंड देन पोटाशियम। तो ये इन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए अपने ट्राइड्स में। इंक्रीजिंग ऑर्डर मास दैट इज 7, 39, 23 ऐसे। तो इन्होंने क्या बोला कि जो सेकेंड वाला एलिमेंट होगा, दैट इज़ जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, सोडियम। तो जो सेकेंड वाला एलिमेंट होगा उसका जो मास होगा वो एवरेज होगा फर्स्ट एंड थर्ड जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मासेस के, राइट। तो क्या बोला उन्होंने हमने ट्राइड्स में कि जो सेकेंड एलिमेंट है उसका जो मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस की एवरेज के इक्वल होगा। ठीक है, वो हम एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे लिथियम का मास कितना है 7, पोटाशियम का कितना है 39। तो 7 और 39 की एवरेज करेंगे दैट इज़ 23। तो ये इनके ट्राइड्स में बोला गया था। ठीक है, तो इन्होंने मतलब उस टाइम तक हमारे पास 30 एलिमेंट डिस्कवर तो हो चुके थे, बट जो इनकी थ्योरी थी वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स पर ही एप्लीकेबल हो पाई थी। 9 एलिमेंट्स का मतलब है 3 ट्राइड्स, मतलब 3 ट्राइड्स ही ये इनके जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर पाए थे। तो ये हमारा फर्स्ट ट्राइड हो गया। सेकेंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड थर्ड वन इज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये ठीक है, तो यही इनकी लिमिटेशन का कारण भी बना कि जो 30 एलिमेंट उस टाइम तक डिस्कवर हो चुके थे, बट इनकी थ्योरी में 9 एलिमेंट ही फिट हो पाए थे। तो यही इनकी लिमिटेशंस आई है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो थ्योरी आती है वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, तो जब न्यूलैंड्स थ्योरी लेके आए थे उस टाइम तक हमारे पास 56 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके थे, राइट। तो इनकी स्टेटमेंट क्या थी? देखो, जैसे इसमें ट्रायड था तो इसमें क्या है, ऑक्ट। ठीक है, तो केमिस्ट्री में ऑक्ट का मतलब होता है 8, मतलब इसकी थ्योरी में 8 से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। तो देखते हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में ही सेड दैट कि इन्होंने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था, अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस एंड फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टी टू फर्स्ट। मतलब कि जब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस, तो इन्होंने क्या देखा कि जो फर्स्ट और 8th एलिमेंट है, जैसे ये आपको टेबल सा जो मैंने बनाया है ये आपको एनसीईआरटी की जो 10th की बुक है उसमें से मिल जाएगा। ये उसमें से लिया है मैंने। ये इसमें से तो कोई क्वेश्चन नहीं आता ये टेबल में कि कैसे अरेंज किया गया है। हाँ, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए, आपको एग्जांपल दे देंगे फर्स्ट ट्राइड, सेकंड, थर्ड, ए बी सी डी, इसमें से कौन सा ट्राइड डॉबेराइनर का है। तो ये आप देख सकते हो। इसमें से मेरे को नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बन सकता है।
ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला था कि ये देखो मैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब ये जो 8 था, एवरी 8th एलिमेंट उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर होगी किसके साथ, फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या थी कि इन्होंने भी एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज किया था और इन्होंने भी एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया था, ठीक है। तो फर्दर इनकी भी लिमिटेशंस आ गई। तो इनकी लिमिटेशन देखते हैं कि एप्लीकेबल अप टू 17 एलिमेंट दैट इज़ कैल्शियम। तो जो इनकी थ्योरी थी वो सिर्फ और सिर्फ 17 एलिमेंट्स तक ही एप्लीकेबल थी, जो कि था उस टाइम हमारे पास कैल्शियम, ठीक है। न्यू एलिमेंट डिड नॉट फिट, मतलब जो नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे वो इनकी थ्योरी को, जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं कर रहा था। उसके बाद 2 एलिमेंट इन सेम बॉक्स, तो ये जो हमने बनाया उसमें देख रहे हैं हम, कोबाल्ट एंड निकल ये एक ही बॉक्स में, देन सीरियम एंड लैंथेनम ये भी एक ही बॉक्स में, जबकि पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं होता, एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट है। तो ये इसकी भी एक्सप्लेनेशंस नहीं दे पाया था। देन सिमिलर एलिमेंट्स, जो भी सिमिलर एलिमेंट्स हैं सिमिलर, जैसे कि हमारे पास है कॉपर एंड निकल एंड देन आयरन, ये तीनों क्या है मेटल्स, बट इनको इन्होंने बहुत दूर दूर, और जो डिफरेंट एलिमेंट्स था उनको क्या रख दिया इन्होंने, पास पास रख दिया। तो इनकी कोई, इनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो ये भी थ्योरी जो है बाद में जाके डिस्कार्ड कर दी गई, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि इस थ्योरी में से क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं बताऊँ आपको कि रिसेंटली जो पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था कि अप टू विच एलिमेंट न्यूलैंड्स थ्योरी वॉज एप्लीकेबल। तो उसका आंसर था कैल्शियम, राइट। मेडिकल के पेपर में ये आया था कि जब हमारे पास न्यूलैंड की थ्योरी आई थी तो उस टाइम तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, तो उसका आंसर था 56। तो न्यूलैंड आ गया, डॉबेराइनर भी आ सकता है कि उनकी थ्योरी तक कितने एलिमेंट डिस्कवर थे, तो कितने थे 30, राइट। तो ये दोनों थ्योरीज क्या हुई, डिस्कार्ड कर दी गई। देन उसके बाद आती है मेंडलीव्स थ्योरी, मतलब मेंडलीव्स का लॉ। मेंडलीव्स जो हैं इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट, राइट, मतलब पीरियोडिक टेबल को फॉर्म करने में। तो जब मेंडलीव अपनी थ्योरी लेके आए थे उस टाइम तक हमारे पास 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। इन्होंने भी क्या किया, अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब तीनों थ्योरीज में अगर हम सिमिलैरिटीज देखो तो तीनों का जो बेस था वो क्या था हमारे पास, एटॉमिक मास, ठीक है। तो इनकी स्टेटमेंट, या फिर हम इसको मेंडलीव लॉ भी बोलते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने क्या बोला था कि जो भी प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की वो मास पे डिपेंड कर रही है, मास की वजह से वेरी, कुछ भी जो भी चेंजेस आ रहे हैं इसकी वजह से आ रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर हम देखना चाहें मतलब हिस्ट्री क्या थी, तो इन्होंने क्या किया था, मतलब आप बुक्स में पढ़ सकते हो, इन्होंने सिमिलर एलिमेंट्स का, जो भी एलिमेंट्स है उनका नेम लिखा, मास, नंबर, सब कुछ और प्रॉपर्टीज़, तो जो जो इनको सिमिलर लगते गए कार्ड्स पे लिखते गए और उन्होंने एलिमेंट्स को अलग रखते गए। तो ऐसे इन्होंने अरेंज करके हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज बनाई और वर्टिकली कॉलम्स बनाए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज का मतलब है ऐसे ऐसे ऐसे, और कॉलम्स का मतलब ऐसे ऐसे करके, राइट। तो इन्होंने जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको नाम दिया पीरियड, और जो वर्टिकली कॉलम्स हैं उनको नाम दिया इन्होंने ग्रुप्स। ये आप जानते भी होंगे, पीरियोडिक टेबल्स में हम पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 1 एंड 2, राइट। उसके बाद इन्होंने मतलब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज तो किया एटॉमिक मासेस में, पर कई जगह इन्होंने गैप्स छोड़ दिए। तो गैप्स वो ऐसे छोड़े कि जो न्यू एलिमेंट्स आ रहे थे वो उनमें फिट आ रहे थे, मतलब कई एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने से पहले इन्होंने बता दिया था कि यहाँ पे ऐसा एलिमेंट फिट होगा, और बाद में जाकर वैसा ही एलिमेंट वहाँ पे आके फिट हुआ। इवन जो इनर्ट गैसेस है उनके लिए भी इन्होंने गैप छोड़ा था, वो भी लास्ट में जाके फिट होगी। तो इन्होंने मतलब काफ़ी हेल्प करी थी पीरियोडिक टेबल को बिल्डअप करने। फर्दर वही बात आ गई कि इनकी भी लिमिटेशंस आ गई थी, राइट। तो इनकी लिमिटेशन हमारे पास फर्स्ट लिमिटेशन क्या आई, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट, इनके अकॉर्डिंग तो हमारे पास की जो एलिमेंट है वो अरेंज कैसे हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस। तो अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के हमें पता है कि 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो इनका मास तो अलग अलग है, तो इनकी भी पोजीशन होनी चाहिए थी पीरियोडिक टेबल में,
ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आइसोटॉप्स की पोजीशन कहाँ है पीरियोडिक टेबल में, ये लिमिटेशन आई। देन हाइड्रोजन पोजीशन मिस्ट्री, तो हाइड्रोजन जो है उनकी जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि उस टाइम तक सिर्फ 8 ग्रुप थे, फर्स्ट ग्रुप से भी मिल रही थी और 7th ग्रुप से भी मिल रही थी, तो ये नहीं जस्टिफाई कर पाए उसकी पोजीशन के बारे में। उसके बाद इन्होंने कई एलिमेंट्स का ऑर्डर भी रॉन्ग दिया। आप देखोगे 10th की बुक में बना हुआ है ये टेबल कि इन्होंने हमें बताया कि पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट देन निकल आता है, बट अगर हम मास देखें तो इसका है 58.93 और इसका है 58.71, तो इसका मास कम है तो इसको पहले आना चाहिए, इसको बाद में आना चाहिए, तो इसकी भी इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो इन लिमिटेशंस की वजह से इनकी थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर नेक्स्ट फर्दर साइंटिस्ट आए थे हमारे पास, तो ये 3 थ्योरीज थी, तो इनमें से क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं वो मैंने बताया आपको। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी थ्योरी आई थी और कैसे ओवरऑल हमारा पीरियोडिक टेबल बना था। तो नेक्स्ट हमने देख लिया कि डॉबेराइनर का ट्रेड्स देख लिया हमने, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव देख लिया, मेंडलीव्स लॉ देख लिया, उनकी लिमिटेशंस की वजह से उन्हें डिस्कार्ड कर दिया गया। तो उसके बाद हमारे पास आया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था वो किसने दिया था? हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या था? तो हमारे पास जो अभी हम 3 थ्योरीज पढ़ के आए हैं, तो बेराइनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव, तो उनमें क्या सिमिलैरिटी थी? उनमें सिमिलैरिटी थी कि जो एलिमेंट है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज किया गया, ठीक है। तो इसी चीज़ को इसने चेंज किया था, दैट इज़ मास की जगह क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट मास। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब कि आगे की तरफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है रेदर देन मास। तभी जो उसकी मेंडली की लिमिटेशन आई थी उसमें कोबाल्ट का मास ज़्यादा था, फिर भी वो पहले आया, पर जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ उसका 27 है, उसका 28 है, इस वजह से वो पहले आता है। तो ऐसी वो लिमिटेशन भी जो थी उसकी एक्सप्लेनेशंस भी दी गई। तो हेनरी मोजले ने ये जो लॉ है प्रपोज किया था। और अगर हम बात करें कि पीरियोडिक जो लॉ मतलब पीरियोडिक टेबल है उसको प्रिपेयर किसने किया था, तो वो प्रिपेयर किया था नील बोर्स ने, ठीक है। इन्होंने लॉ प्रपोज किया था और नील बोर ने जब ये लॉ प्रपोज हो गया उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स को अरेंज करके जो आज हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसको बनाया था, ठीक है। तो जो हमारे पास न्यू जो पीरियोडिक टेबल था या जो हम आज तक देखते आ रहे हैं, तो अगर हम उसमें देखें तो उसमें अगर हम जो उन्होंने बोला था हॉरिजॉन्टल रोज है हमारे पास, है ना, तो उनको हम बोलते हैं पीरियड, राइट। तो नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं हमारे पास? 7। इसी तरह अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास? 18, मतलब जो ऐसे होते हैं ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ऐसे 3 करके इस तरफ को रोज़ जो है वो 18 है। और अगर हम ऐसे पीरियड्स की बात करें वो कितने हैं हमारे पास? 7, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं ना थोड़ा सा आइडिया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, क्योंकि इनमें इन टॉपिक्स में से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने देखा होगा आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, इन सब के बारे में भी क्वेश्चंस देखे होंगे, तो थोड़ा सा आइडिया हम उसका ले लेते हैं। सो एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। मतलब किसी का भी एटॉमिक नंबर है उसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें कितने हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6।
तो 6 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6. दिस स्टेटमेंट इज़ फॉर द न्यूट्रल एटम, राइट, बिकॉज अगर हमारे पास आयन्स होंगे कटायन और अनायन तो उसके लिए स्टेटमेंट सिर्फ ये होगी एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन. इफ़ यू मतलब अगर आप याद रखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, बट ये डेफिनेशन फॉर द न्यूट्रल एटम, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है. बिकॉज अगर चार्ज होगा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन किए गए. ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर हो गया. उसके बाद हमारे पास आता है एटॉमिक मास, तो जिसको हम ए से डोनेट करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो एटॉमिक मास का मतलब क्या है, Z. Z मीन्स एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इसको हम A से डोनेट करते हैं. तो ये हमारे पास नंबर और मास की आइडिया हो गया कि हाँ क्या होता है हमारे पास डेफिनेशन टाइप. ठीक है, उसके बाद अगर हम किसी एलिमेंट को जनरली रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और मास नंबर कितना होता है, 12. तो ऐसे हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. जनरल अगर हम देखें X, यहाँ पे Z और यहाँ पे A एटॉमिक नंबर, देन मास नंबर. तो ये हमारे पास आ गया. ठीक है, तो टॉप जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. इनमें से टॉपिक हर बार, मतलब हर बार हम बोल सकते हैं जून हो, नवंबर हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आता ही आता है. और बहुत इजी चीज़ है ये, मतलब अगर आप एक चीज़ समझ जाते हो तो बाकी सारे से कंपेयर करके ईजिली समझी जा सकती है. सो अब हम आइसोटोप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक. तो इनमें से हर एक पेपर में क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कि देखने को मिलता ही है. तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ें, मतलब हमारे पास दो चीज़ें हैं, उसमें से अगर हम एक लर्न कर ले दूसरी बिल्कुल उसकी अपोजिट होती है, तो ऐसे चीज़ों को लर्न करना ईजी रहता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते ही थे, आइसोटोप्स और अपना आइसोबार के बारे में, राइट. तो आइसोटोप्स और आइसोबार. तो आप एक चीज़ याद रखिए, मतलब इफ़ यू वांट मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो आप अगर केमिस्ट्री में ईजीली और विद कम टाइम में, ठीक है, तो आपको कहीं भी आइसो वर्ड दिखता है ना, आइसो वर्ड, तो इसका मतलब होता है सेम. ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में मतलब सेम है. कुछ क्या सेम है, अभी हम वो चीज़ देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बार. तो बार हिंदी में बार मतलब भार. तो भार का मतलब क्या हुआ, मास, मतलब वेट. और केमिस्ट्री में हम वेट की जगह मास को लेके चलते हैं. तो सेम एटॉमिक मास, मतलब कि ऐसे दो एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास सेम हो, मतलब एटॉमिक मास सेम हो गया, तो डिफरेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उनको हम क्या बोलते हैं अपने आइसोबार. तो अगर आइसोबार में सेम एटॉमिक मास है ना, तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट. तो सेम क्या हो जाएगा इसमें, एटॉमिक नंबर, और डिफरेंट क्या हो जाएगा, मास नंबर. ऐसे अगर आप एक चीज़ याद कर रहे हो तो दूसरी अपने आप उसमें याद हो रही है. अब हम एग्जांपल देखते हैं. तो आइसोटोप में एग्जांपल जो है, हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं. तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास, H1, N2, देन 3. तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, 1 1 1, विच मीन्स सेम एटॉमिक नंबर है, बट मास नंबर 1 2 3 डिफरेंट है. तो ये तीनों क्या हुए हमारे पास, आइसोटोप्स. ठीक है, तो अगर हम इनके नेम की बात करें, क्योंकि कई बार इन पे क्वेश्चन आ जाता है,
जिसका नाम है प्रोटियम, दिस इज़ ड्यूटीरियम, और ये हमारे पास है ट्रिटियम। वो जो ये ट्रिटियम आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ये हमारे पास रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पेपर में रिसेंटली, किसी पेपर में, मेरे को ईयर नहीं याद है, तो उसमें ये पेपर आया हुआ था कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, तो कौन सा हो गया, ट्रिटियम उसका आंसर था। तो ये हमारे पास आइसोटोप्स हो गए। उसके बाद आइसोबार, देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये भी इसी पे क्वेश्चन है, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज आइसोटोप्स, ऐसे आ सकता है, या फिर थ्योरी पे भी आ सकता है कि आइसोटोप्स डिफर इन, तो आइसोटोप में डिफरेंट क्या है हमारे पास, मास नंबर, या आइसोटोप्स में सेम क्वेश्चन पुट कर सकता है, तो एटॉमिक नंबर। सिमिलरली फॉर द आइसो बार, तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको वही 2-3 चीज़ें याद करनी है, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, राइट। रिप्रेजेंटेशन का मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी उसको, यहाँ पे Z और यहाँ पे A, Z इज़ एटॉमिक नंबर और A इज़ मास नंबर, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास इसमें, देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी है, यहाँ पे A है, उसका एटॉमिक नंबर लेट्स से कि 10 है और मास नंबर 20 है, हमारे पास ऑप्शन दे दिए B C देन D, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि B C D एंड E। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा, यहाँ पे लिख दिया 10 11 12 13, और यहाँ पे कर दिया 20 21 22 20 कर दिया यहाँ पे भी। तो वो बोलेगा कि इसका आइसोटोप्स कौन सा होगा, तो हमें जस्ट ये देखना है आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को हम कहाँ पे लिखते हैं, नीचे, तो 10, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं हमारे पास। सिमिलरली फॉर द आइसोबार, तो आइसोबार में भी ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, कैसे हो सकता है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट दे दिया, फॉर एग्जांपल ऐसे 10 20 करके दे दिया, ऑप्शंस में दे दिया हमारे पास ABCD में PQRS, मतलब PQRS नहीं होगा, यहाँ पे आपको एलिमेंट्स के नेम होंगे। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ कि कैसा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, और कौन से क्वेश्चन आए हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि कैसे, ताकि थोड़ा फील आए टॉपिक का, बिकॉज अगर हम थ्योरी करते जाएंगे तो वैसा कुछ फील नहीं आता है, बिकॉज हमने थ्योरी पढ़ ली, वो थ्योरी को आप अप्लाई करके भी देखोगे कि हाँ मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मेंटली जो हमारी मतलब ब्रेन है ना, मतलब ब्रेन की बात करो या फिर हम बात करें बॉडी, मतलब वो खुद से अंदर से एक वो आती है कि हाँ यार मेरे से ये हो गया क्वेश्चन, तो आगे करते हैं। तो वो ये चीज़ भी ज़रूरी है कि साथ साथ में अगर आप थ्योरी पढ़ते जाओगे या क्वेश्चन ही करते जाओगे, थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होता। थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। तो इसमें ABCD ऑप्शन में आपको लिख दे, यहाँ पे 20, यहाँ पे लेट्स से 11, फिर 21 22 23 ऐसे नीचे। तो आपको पता है कि आइसोबार वो होते हैं जिनमें सेम मास नंबर होता है, और मास नंबर को हम हेड पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास नंबर यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी 20 है, तो मतलब ये इसका आइसोबार होगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आइसोटोप और आइसोबार में से, ठीक है। अब हम करते हैं आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में। आइसोटोन तो यहाँ पे भी सेम, आइसो मतलब सेम। तो देखो सेम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, और इधर सेम टॉन से आप याद कर सकते हो न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे ही दो स्पीशीज़ जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगी, जिसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम होंगे वो आइसो टोन्स होंगी, ठीक है। तो हम पहले आइसोटोन्स को देखते हैं, ठीक। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स that is A minus Z, here A is atomic mass, Z is number
एटॉमिक नंबर, तो मतलब जो भी आपका एटॉमिक नंबर होगा या जो भी आपका मास नंबर होगा, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमारे पास किसके इक्वल आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम, राइट, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 और मास नंबर कितना है 23, तो हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो 23 माइनस 11 इज़ 12, तो कितना आ गया, मतलब सोडियम में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास 12, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें हमें क्वेश्चन कैसे देखने को मिलता है, क्वेश्चन आएगा कि आपको पेयर्स दे देंगे 1 या 2, मतलब ए बी ऐसे पेयर्स में क्वेश्चन होंगे, ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर बी सी एंड डी, ऐसे ए बी देन सी डी ई एफ जी एच, ऐसे आपको एलिमेंट्स दिए होंगे, ऊपर लिखा होगा मास नंबर और एटॉमिक नंबर ऐसे करके। तो उन्होंने पूछा होगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आइसोटोन्स, तो वो आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर लोगे, तो जिसमें भी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स सेम आएंगे वो क्या होंगे, आइसोटोन्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जैसे हमारे पास है Na पॉजिटिव, जैसे आपको दे देंगे Na पॉजिटिव कि बताओ Na पॉजिटिव का आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, ऑप्शन दे देंगे नीचे। जैसे फॉर एग्जांपल ए दे दिया उन्होंने Na2 नेगेटिव, बी दे दिया O2 नेगेटिव, उसके बाद CMg दे दिया पॉजिटिव, उसके बाद डी दे दिया हमारे पास लेट्स से कि फ्लोरीन। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सोडियम, तो सोडियम है ना ये, इसका अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना 11, तो प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें 11, तो इलेक्ट्रॉन अगर ये न्यूट्रल होगा तो इसमें भी कितने होने थे 11, बट ये न्यूट्रल नहीं है, इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो एक कैटायन है, तो पॉजिटिव मतलब इसने एक लूज़ करा होगा, तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। ठीक है, तो इनमें हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्या है हमारे पास हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना आता है इसका 7, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसमें 7, बट इसने 2 गेन करे हुए हैं, तो कितने हो गए 9, तो ये नहीं है। उसके बाद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8, बट इसने 2 गेन करे हुए हैं, तो 2 गेन करे हुए हैं मतलब +2 करके 10, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में था। तो यही था, इनमें से अगर आप चाहो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम थोड़ी देर 1-2 टॉपिक्स और कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज़ ये 2-3 टॉपिक्स है इसमें से, क्योंकि जो वो हमने थ्योरीज करी वो तो अभी रिसेंटली आने स्टार्ट हुए हैं क्वेश्चन, तो उसके तो आई थिंक सो 5 या 6 क्वेश्चन होंगे हमारे पास, और ये भी इनके क्वेश्चन तो काफ़ी पुराने आ रहे हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन होंगे, तो अगर मैं वही क्वेश्चन सॉल्व कराती जाऊँगी तो वो बोर सा लगता है। तो पहले हम 5-6 टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही स्पेशल क्लास लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।